अरे काका देखो, ये हिल रहा है। जरा सोचिए, घना अंधेरा जंगल, एक लाश को कंधा दिया हुआ है, और तभी कोई ये डरावनी बात चीखता है। हमारी आज की कहानी बिल्कुल इसी खौफनाक पल से शुरू हो रही है। तो सवाल ये है कि आखिर ये लोग इस भयानक सिचुएशन में फंसे कैसे। चलिए पता लगाते हैं। लौटते हैं उस गांव की कहानी में, जहां एक रात का सफर मौत से भी ज्यादा डरावना साबित हुआ। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। माहौल में ना एक अजीब सी खामोशी है। गांव का एक आदमी, बिशन दास, लंबी बीमारी के बाद गुजर गया है। उसका शरीर इतना कमजोर और सूख चुका था कि लग रहा था मानो बस हड्डियों का एक ढांचा बचा हो। और यहीं से कहानी का पहला ट्विस्ट शुरू होता है। बिशन दास की मौत के बाद गांव में बहस छिड़ जाती है कि अब लाश का क्या करें। एक तरफ थे गांव के समझदार बुजुर्ग जगदीश बाबू। उनका कहना था कि भाई सुबह तक रुको, उसकी बीवी और बेटे को तो आ जाने दो। और दूसरी तरफ था तपन सेन, गांव का एक बड़ा ही एम्बिशियस आदमी। वो इस बात पर अड़ा था कि नहीं, अंतिम संस्कार के लिए अभी इसी वक्त निकलना होगा। पर ये कोई मामूली बहस नहीं थी। इसमें एक बहुत डरावना एंगल भी था। जगदीश बाबू ने सबको चेताया कि देखो, आज भूत चतुर्दशी की रात है, और जैसा कि सब जानते हैं, ये एक बहुत ही अशुभ रात मानी जाती है, जब बुरी आत्माएं, बुरी ताकतें अपने पूरे जोर पर होती हैं। और ऐसी रात में जंगल के रास्ते जाना मतलब सीधे सीधे खतरे को दावत देना। तो एक तरफ थी पुरानी समझदारी भरी सलाह, और दूसरी तरफ थी एक आदमी की जिद। और अफसोस, तपन सेन की जिद जीत गई। गांव वालों ने उसकी बात मान ली, बिशनदास की लाश को कंधा दिया और निकल पड़े उस अंधेरे जंगल की ओर, अपने सबसे खतरनाक सफर पर। और अब कहानी का दूसरा पड़ाव शुरू होता है। जंगल में दिखते हैं अपशगुन। देखिए, शमशान घाट का रास्ता एक बहुत ही घने काले जंगल से होकर जाता था। और उस रात तो हवा में ही कुछ गड़बड़ लग रही थी। सफर शुरू हुआ राम नाम सत्य है के जाप के साथ, लेकिन जंगल की वो डरावनी खामोशी ज्यादा देर टिकी नहीं। पहला इशारा, झाड़ियों में अचानक एक अजीब सी सरसराहट हुई। लोगों ने सोचा चलो कोई जानवर होगा। फिर दूसरा इशारा, कुछ आगे एक बरगद के पेड़ के नीचे एक लंबा, बहुत ही अजीब सा साया दिखा। अब लोगों की घबराहट बढ़ने लगी। और फिर तीसरा, अब डर साफ था। उस साये ने उनकी तरफ एक सफेद इंसानी खोपड़ी फेंकी। और बस बात यहीं खत्म नहीं हुई। उस खोपड़ी के अंदर से धुएं की तरह एक काली सी चीज बाहर रेंगने लगी। और इससे पहले कि कोई हिल भी पाता, कुछ सोच पाता, वो काली परछाई एक सांप की तरह रेंगती हुई गई और सीधे बिशनदास की लाश के खुले मुंह में समा गई। ये देखकर सच में सबके सब जैसे डर के मारे पत्थर बन गए। उस खौफनाक सन्नाटे को तोड़ा जगदीश बाबू की कांपती हुई आवाज ने। वो बोले, मैंने कहा था कि आज रात बाहर मत निकलो। अब क्या होगा कोई नहीं जानता। उनका सबसे बुरा डर अब सच हो चुका था। अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर। लाश में हरकत। जंगल के उस घने अंधेरे में वो डर जो अब तक सिर्फ महसूस हो रहा था, अब आंखों के सामने आने वाला था। पहली गड़बड़ जो लोगों को महसूस हुई वो बहुत अजीब थी। बिशनदास का वो सूखा, हल्का फुल्का शरीर अचानक से बहुत ज्यादा भारी लगने लगा था। जैसे उस पर कोई अनदेखा वजन डाल दिया गया हो। 50% से भी ज्यादा भारी। थक हारकर लोगों ने कुछ देर सुस्ताने के लिए लाश को जमीन पर रखा। सब चुप थे, अपने ही डर में गुम। तभी उनमें से एक की नजर लाश पर पड़ी, और उसकी तो जैसे सांस ही रुक गई। बिशनदास की लाश बहुत धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाकर सीधा उसकी तरफ देख रही थी। और इसके बाद जो हुआ वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। पहले तो लाश जोर जोर से कांपने लगी, फिर उसकी गर्दन एक ऐसे एंगल पर मुड़ी जो नामुमकिन था, और अगले ही पल वो बिजली की तेजी से उठकर बैठ गई। पूरे जंगल में एक ऐसी चीख गूंजी जो इंसानी थी ही नहीं। और इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, वो लाश अर्थी से कूदी और पेड़ों के अंधेरे में गायब। लोग अभी पिछले झटके से उभरे भी नहीं थे कि पेड़ों के पीछे से वो चलती फिरती लाश निकली और सीधा भोला नाम के एक आदमी पर झपट पड़ी। उसकी चीखें कुछ ही पलों में अंधेरे में कहीं खो गई। अब ये साफ हो गया था, ये सिर्फ डर नहीं था, ये जानलेवा था। और ठीक उसी वक्त जब लग रहा था कि अब किसी का बचना मुश्किल है, अंधेरे से एक आदमी बाहर आया।
एक ओझा। और उसके आते ही ये कहानी सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं रही, बल्कि एक गहरी साजिश का राज खुलने वाला था। ओझा ने वही इंसानी खोपड़ी हाथ में उठाई, उसने कुछ मंत्र पढ़े और उस आत्मा से पूछा कि उसका मकसद क्या है। और फिर आत्मा ने सब उगल दिया। उसने बताया कि उसे एक तांत्रिक ने इस खोपड़ी में कैद किया था और उसकी आज़ादी की बस एक ही शर्त थी, जगदीश बाबू की मौत। जैसे ही जगदीश बाबू ने यह सुना, उनके दिमाग में सारी तस्वीर साफ हो गई। ये कोई भूत प्रेत का हमला था ही नहीं, ये भूत चतुर्थी का बहाना, जंगल से जाने की जिद, ये सब कुछ उन्हें रास्ते से हटाने के लिए एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश थी। और तभी अंधेरे से हंसने की आवाज आई। तपन सेन सामने आया और बोला, हाँ, ये सब मैंने किया है। अब क्या कर लोगे? साजिश का असली चेहरा आखिरकार सबके सामने था। और अब वक्त आ गया था इस कहानी के क्लाइमैक्स का, इस पूरे आतंक का अंत आग से लिखा जाना था। ओझा ने एक मशाल उठाई और बिना एक सेकंड भी बर्बाद किए उस खोपड़ी को आग लगा दी। वही खोपड़ी जो उस सारी शैतानी शक्ति का सोर्स थी। और जैसे ही वो खोपड़ी जली, दूर खड़ी बिशनदास की लाश भी धू धू कर जलने लगी। लेकिन आग सिर्फ उस लाश तक नहीं रुकी। हवा बहुत तेज थी और देखते ही देखते पूरा का पूरा जंगल आग की लपटों में घिर गया। गांव वाले चीखते चिल्लाते उस जलते जंगल से अपनी जान बचाकर भागे। सब भाग रहे थे, सिर्फ एक आदमी को छोड़कर, तपन सेन। वो अपनी जगह पर ही खड़ा रह गया, जैसे जम गया हो, अपनी ही लगाई आग में घिरकर। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि ताकत का लालच किसी इंसान को किस हद तक एक राक्षस में बदल सकता है। ये कहानी याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे खौफनाक शैतान कहीं बाहर से नहीं आते, बल्कि हमारे ही बीच इंसानी शक्ल में मौजूद होते हैं।